गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज पाठ पढ़ेंगे गद्दार कौन, जिसके लेखक हैं नारायण लाल परमार जी। जिसके लेखक कौन हैं? नारायण लाल परमार जी। इस पाठ के माध्यम से नारायण लाल परमार जी यह बताने का प्रयास किए हैं कि आप जानते हैं प्राचीन काल में प्रत्येक राजा जो है अपने राज्य में किसी न किसी उत्सव का आयोजन किया करता था। और उस उत्सव का आयोजन सिर्फ इसलिए किया जाता था कि अपने राज्य के नागरिकों का उत्साहवर्धन के लिए, या उन नागरिकों का सम्मान करने के लिए, या उन्हें पुरस्कार देने के लिए। ऐसे बहुत सारे आयोजन जो है समय समय पर प्रत्येक राज्य जो है किया करता था। तो वैसे ही नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा सा मेला का आयोजन किया जा रहा था। प्रत्येक वर्ष यह मेला का आयोजन दशहरे के दिन किए जाते थे। प्रजा का हर व्यक्ति जो है राजा को अपने शक्ति के अनुसार कोई ना कोई भेंट जो है चढ़ाता था, कोई ना कोई भेंट जो है दिया करता था। राजमहल जो है उस दिन बड़े धूमधाम से बहुत खूब सजाया गया था दुल्हन की तरह, और चारों तरफ उत्साह दिखाई दे रहे थे। दूर दूर से अनेक नृत्य मंडली जो है, संगीत मंडली जो है, या संगीत के कलाकार, नृत्य के कलाकारों का जमावड़ा हुआ करता था। रामलीला रामलीला का तो जैसे अंत ही नहीं होता था, लगातार रामलीला चला करता था। सचमुच में राजधानी जो है मनिकपुरी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। और उस साल भेंट या उपहार इतने अत्यधिक चढ़ाया गया था कि राजा राम शाह जो है आश्चर्य में पड़ गए थे। राम शाह जो है खुद आश्चर्य में पड़ गए थे। और यह भी बात कहा गया कि उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिए। अर्थात एक राज पुरोहित हुआ करता था जिसका नाम था राम भगत। वह जो है राजा साहब का तारीफ में पुल बांध दिए। उनकी तुलना जो है तारीफ में, तो उन्होंने उनकी तुलना जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से कर दिए। यह कहने से भी वह नहीं चूके कि संसार में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा नवलगढ़ राज्य के समान, जिसमें शेर और बकरी जो है एक ही घाट में पानी पीते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी बात कहकर राजा का उन्होंने तारीफ किया। राजा साहब जो है सुनकर, अपने बारे में सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर बड़े खुश हुए। और पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित पहले से ही थे, राजपुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक माना करते थे, समझा करते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए राजा साहब ने पंडित जी को ढेर सारे सोने के मुद्राएं जो है भेंट में दिए। रात को पंडित जी घर में पंडिताइन से कहने लगे कि यह सारे काम जो है राजा की प्रतिष्ठा, राजा का मान सम्मान चारों तरफ बगराने का काम, यश को चारों दिशाओं में फैलाने का काम राम भगत के द्वारा ही किया गया है। अर्थात पंडित राम भगत का ही है ये सारे तामझाम जो है। ऐसा वह अपने पंडिताइन से कहने लगा। राजा साहब उनकी हर बात को आदरपूर्वक मानते हैं, समझते हैं। और तो अब उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों राजाओं की तरह वे विलासी या आराम मतलब नहीं हैं। वे प्रजा की भलाई हमेशा ध्यान रखते हैं। प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहती है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्य जो है राजा साहब को स्वयं उसी ने सिखलाए हैं। ये सारी बात पंडिताइन से वह कहने लगे। और इस तरह नींद आने से पहले पंडिताइन यह मान गई थी कि सचमुच में उसके पति जो है नवलगढ़ राज्य के एक बहुत बड़े हस्ती हैं। पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत बारीकी जो है अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी सिखाया करता था। अब उनको यह विश्वास था कि एक दिन जब यह राजा बदल जाएगा, अर्थात एक दिन राम शाह के स्थान पर उसका पुत्र जब राजा बन जाएगा, तो उसका बेटा भी, राम भगत का बेटा भी, राम भगत का बेटा रामचरण भी वहाँ का राजपुरोहित हो जाएगा। ऐसा वो माना करता था। और राजेंद्र शाह राजा हो गए कुछ समय के पश्चात।
और पंडित जी का बेटा जो है उनका राजपुरोहित नियुक्त किया गया, क्योंकि दोनों की उम्र जो है एक समान थी, नए विचारधारा के थे। आरंभ से ही दोनों में टकराव हुआ करता था। राजेंद्र साहब ने पिता से भिन्न उद्दंड और विलासी प्रवृत्ति का था। उसके विपरीत रामचरण जो है कुछ अधिक बुद्धिमान, तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति था। अब रोज सवेरे जो है नृत्य और संगीत की महफिल जो है वहाँ जमा करता था और राजेंद्र साहब को इन सारे नृत्य गीत संगीत में बड़ा मज़ा आता था। रामचरण जो है अपना कर्तव्य समझकर उस राजा को हमेशा टोका करता था, हमेशा समझाया करता था कि अत्यधिक विलासिता ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा समझा कर अपना कर्तव्य पालन किया करता था। और इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे परिस्थिति हो गए कि वह लगातार राजेंद्र शाह जो है और भी अत्यधिक विलासिता होते जा रहे थे। विलास प्रियता उनकी बढ़ती जा रही थी, उधर खजाना जो है खाली होता जा रहा था। प्रजा के दुख बढ़ने लगे थे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। परिणाम जब सलाह दिया तो परिणाम यह हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रामचरण निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया और आसपास के गांव के बच्चों को, लोगों को पढ़ाने का काम करने लगे, शिक्षा देने का काम करने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा, उसका यश जो है चारों तरफ फैलने लगा। रामचरण का यश ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था, उसकी शिकायतें भी बढ़ती गई। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। नए पुरोहित ने मामले को संगीन बताया और उसने कहा कि प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। राज दरबारियों ने भी उसके हाँ में हामी भरी और बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक न सुनी गई। मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने उनसे पूछा कि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। रामचरण ने कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई है। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का शिक्षा भी, मोतियों की फसल उगाने का गुण भी आपको बता दूँ। यह सुनकर दरबारी दंग रह गए। दरबार में जितने लोग थे वो सब के सब दंग रह गए। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कहीं धोखा देकर भाग न जाए, परंतु राजा ने उन पर विश्वास किया और कहा, तुम्हें मौका देंगे, अपनी विद्या तुम हमें अवश्य सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। उसने कुछ जमीन ली और उसे जोतकर उसमें गेहूँ डलवा दिए। शर्त यह रखी गई कि वह अपना काम चुपचाप ही करेगा, कोई भी उसमें बाधा ना डाल सकेगा। दुश्मनों ने बहुत चाहा कि देखें आखिर वह पंडित का बच्चा क्या करता है, परंतु वे रामचरण के काम की बारीकियों को नहीं जान सके। समय पर अंकुर निकले, अंकुर के साथ साथ पौधे में परिवर्तित हुए, पौधा बड़ा हो गया। और सुबह सुबह रामचरण और उसके कुछ राज दरबारियों की मुसाहिबों को लेकर खेत पर पहुंचा। वह रामचरण जो है राजा को लेकर, और ओस की बूंदें जो हैं उस गेहूं के पौधे पर चमक रहे थे, मानो वास्तव में वह मोतियों से जड़ा हुआ था। रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की यह फसल जो है। एक मुसाहिब जो है, एक राजदरबारी जो है, ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए दौड़ा, रामचरण ने जोर से चिल्लाया और कहा, ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है, इसे वही व्यक्ति तोड़ सकता है, वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति कोई भी गद्दारी का काम नहीं किया हो। सबके चेहरे फीके पड़ गए। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत, एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और धीरे धीरे वहाँ से एक एक करके चले गए। अंत में केवल राजा बचा है और राजा के साथ साथ रामचरण दोनों बचे हुए हैं और राजा को अब आत्मज्ञान हो गया था।
कि आत्मज्ञान से अब राजा का चेहरा जो है चमक उठा था। दूसरे ही पल उनका मस्तक जो है पंडित रामचरण के चरणों में था। पंडित रामचरण से वह माफ़ी मांग रहा था, क्षमा मांग रहा था। तो इस प्रकार से क्षमा मांग रहा था, माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि राजेंद्र शाह को अब स्पष्ट हो गया था कि वास्तव में उनके राज्य में गद्दार कौन है। अब वह जान गया था कि इस राज्य की भलाई और बुराई के बारे में कौन विचार करता है, कौन क्या सोचता है। तो इस प्रकार से आज राजा को आत्मज्ञान हो गया था। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।